बाय या रेंट, ये इंटरनेट पे बहुत बड़ा इशू बन चुका है, बहुत लड़ाई होती रहती है, तो आज इसे मैं ओवर करने वाला हूँ। तो मैंने रिसेंटली एक फेमस इन्फ्लुएंसर की ये रील देखी थी। 10 लाख का घर खरीदने के लिए 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट, बाकी के 40 लाख का लोन 8.75%, ईएमआई बैठी करीब 35,500। अब अगर ये घर आपने ना खरीदा और रेंट से शुरू किया, इसी 50 लाख रुपए के घर का रेंट करीब 15,000 रुपए महीना, बाकी के 20,000 रुपए जो आप देने के लिए तैयार थे उसकी एसआईपी कर 15 साल तक 12% रिटर्न पे भी वो 1 करोड़ 15 लाख रुपए हो जाए। 10 लाख डाउन पेमेंट अब 55 लाख रुपए हो चुकी है, लेकिन वो 50 लाख का घर 15 साल बाद करीब 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख का, पैसे आपके पास 1 करोड़ 60 लाख है। इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। पहला तो 40 लाख के लोन की ईएमआई 15 साल पे 8.75% के हिसाब से 35,000 नहीं 40,000 रुपये की ईएमआई आएगी। और दूसरी जो चीज़ इनने कही थी कि 20,000 रुपये की एसआईपी 15 साल के अगर हम करते हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12% का रिटर्न मिलेगा, उसका रिटर्न सिर्फ 95 लाख है, ना कि 1.15 करोड़। तो वहाँ पर 20 लाख का फ़र्क है और एक्सपेंस में भी 5,000 का फ़र्क है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनने इंक्रीजिंग रेंट को तो कंसिडर ही नहीं किया है। और फोर्थ पॉइंट, भले ही आपने एसआईपी करी, कंटिन्यूसली करी, 15 साल तक मेंटेन रखा, लेकिन अगर कोई एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट, कोई बड़ा इवेंट हो गया पेंडेमिक जैसा, तो वहां पर आपको अपना परचेज भी डिले करना पड़ सकता है। तो मोटा मोटी सिर्फ 10-12 लाख का ही डिफरेंस आने वाला है लॉन्गर रन में। ये बाय या रेंट में जब हम सिर्फ एक्सेल शीट पे देखते हैं तो हमेशा रेंट वाला ही जीत जाएगा, क्योंकि वहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो बहुत अलग होता है, एक्सेल शीट के बाहर भी एक दुनिया है जो चलती है। तो आइए वो सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला है रीलोकेशन। अगर आपके जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, उसने बोल दिया कि आपको घर खाली करना है या उसे वो प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो आपको रीलोकेट होना पड़ेगा। तो उस घर को रीलोकेट करने में जो आपका ब्रोकरेज लगेगा, शिफ्टिंग कॉस्ट लगेगा और ऊपर से रेंट बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ, वहाँ पर लगभग 10% हर साल रेंट बढ़ता है। तो वो सारे पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए। एंड वहाँ पर कई सारी बिल्डिंग है जो रीडेवलपमेंट में जाने वाली है, वो एक और मल्टीपल फैक्टर है जिसकी वजह से आपको रीलोकेट करना पड़ सकता है। दूसरा होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अगर आप एक रेंटेड घर में रहते हो। आपका लैंडलॉर्ड आपको आपके हिसाब से चीज़ें नहीं करने देगा, वैसा फर्नीचर बनाने नहीं देगा, डिज़ाइन करने नहीं देगा। तो ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है जो भले ही आपका घर है, बट आपको कभी वो घर वाली फीलिंग नहीं आने वाली आपके रेंटेड घर में। तीसरा, इंडिया में मेजरली लोग नया घर का परचेज तब करते हैं या तो उनकी फैमिली बड़ी हो गई है या तो उनकी मैरिज होने वाली है। मैरिज इंडिया में एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों का घर बाय करने का। अब ये सिर्फ एक एक्सेल शीट पे रिटर्न का डिस्कशन नहीं रह गया, क्योंकि अब ये लाइफ का डिसीजन बन गया है। इंडिया में मैरिज में खुद का घर होना एक बहुत प्लस पॉइंट माना जाता है एंड इसी के लिए लोग खुद का घर खरीदते हैं। एंड अगर आप खुद का घर खरीद रहे हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, जिससे आपकी शादी के चांसेस बढ़ जाते हैं या एक अच्छी जगह शादी हो जाती है आपकी। एंड चौथा, एक घर बहुत ज़्यादा इमोशनल वैल्यू होल्ड करता है इंडियन फैमिलीज़ के बीच में। तो अगर किसी के पेरेंट्स ने लाइफ टाइम सिर्फ एक रेंटेड घर में गुजारा है तो उनके लिए एक खुद का घर होना वो बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग है। और आप उनके बच्चे हो, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें खुद का एक घर वाली एक फीलिंग ला के देना। तो ये एक थोड़े से ज़्यादा रिटर्न्स के लिए वो फीलिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे हिसाब से वर्थ बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं मेरा एग्जांपल कंसिडर करूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास खुद का घर है और इसके लिए मेरे को खुद का घर खरीदने का एक प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास खुद का घर नहीं होता तो आज मैं भी एक होम लोन लेके खुद का घर सबसे पहले खरीदता, ना कि रिटर्न्स देखता। और पांचवा पॉइंट है लेवरेज। घर एक ऐसा प्रोडक्ट या कमोडिटी है जिसमें अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो बैंक सबसे ज़्यादा विलिंग है वो 90 रुपीज़ पिच इन करने के लिए। एंड ये एक बहुत ही हेल्दी और अच्छा लेवरेज है, बिकॉज इससे आपका एक तो एसेट भी क्रिएट होगा एंड इसका आपको इनिशियल पेमेंट बहुत कम देना होगा। तो इससे बहुत ही एक हेल्दी बैलेंस शीट क्रिएट हो सकती है आपकी धीरे धीरे एंड एक बहुत अच्छा एसेट बिल्ड हो सकता है। क्योंकि भले ही अब आपने 10 रुपये लगाए हैं एंड कई बार कुछ एरियाज़ में अचानक से वो रिटर्न बहुत अच्छा मिलने लग जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा एक हेल्दी तरीका है खुद के लिए एसेट बिल्ड करने का। इनफैक्ट मेरे नोन में ही एक पर्सन है जिसने फ्लैट ख़रीदा था और अचानक से थोड़े 2-3 महीने बाद ही उस फ्लैट का प्राइस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया था। इनफैक्ट अगर उसका इनिशियल कैपिटल के सामने अगर रिटर्न कंपेयर करूं तो दैट इज़ 400%। मतलब अगर उसने 1 लाख रुपए लगाए तो उस फ्लैट का 4 लाख अप्रिशिएट हो गया है प्राइस। तो मतलब अगर आप समझ सकते हो कि कितना एक हेल्दी लेवरेज क्रिएट हो रहा है आपकी बैलेंस शीट। तो ये घर एक ऐसा एसेट है जिसमें आप खुद से कम पैसे लगाकर भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो फॉर योर सेल्फ। एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ
पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि कोई वीडियो देख के सिर्फ एक डिसीजन नहीं बना सकते एक्सेल शीट पे कि यार रेंटिंग में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो मैं घर क्यों ख़रीदूँ। एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे वो खुद के ओन्ड घर में बैठ के ये रील बना रहे हैं कि रेंटेड घर ज़्यादा बेटर है। तो ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं होता पर्सनल फाइनेंस की जब बात होती है, सब कुछ सब्जेक्टिव होता है। पर्सनल फाइनेंस इसी के लिए उसको कहा जाता है कि पर्सन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इसके लिए वो हर पर्सन के लिए पर्सनल है। तो इसके लिए सिर्फ वीडियो देख के कोई डिसीजन मत बना लीजिए, आपके बाकी फैक्टर्स भी कंसिडर करिए। एंड अगर आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन बहुत जेन्युइन लगा है, मेरा नॉलेज बांटने का तरीका अच्छा लगा है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर हम लोग पर्सनल फाइनेंस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, कैसे हम उसे सुधार सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स बेटर कैसे कर सकते हैं, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आप फाइनेंशियली स्मार्ट बन सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।